गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अभी रिसेंटली नागालैंड में 14 नागरिकों की हत्या के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को निरस्त करने की मांग करी है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं नागालैंड के, इन्होंने हर साल नागालैंड के लिए अशांत क्षेत्र टैग का विस्तार करने के केंद्र सरकार के डिसीजन की आलोचना करी है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार, ये रियो का कहना यह है, यानी कि यहाँ के नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने यह चीज कही है कि नागालैंड के अंदर हर साल हमें देखने को मिल रहा है कि डिस्टर्ब्ड एरिया को बढ़ाया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। और केंद्र सरकार के इस कदम की इन्होंने इस प्रकार से आलोचना करी है, इस चीज को भी हाईलाइट करते हुए कि भारत जो है उसकी आलोचना विश्व स्तर पर हो रही है, क्योंकि इस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं, जनता यानी कि सिविलियन जो है वो मारी जा रही है देश के अंदर। एक्चुअली हुआ क्या था, पूरा मामला क्या, मैं आपको समझाता हूं। तो नागालैंड में अपने गांव से लौट रहे दिहाड़ी मजदूर का एक ग्रुप जो है वो जा रहा था, यानी कि दिहाड़ी मजदूर का ग्रुप था, वो अपने गांव जो है वो लौट रहे थे। 21 पैरा कमांडो यूनिट ने या इनको यानी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जवान जो है, उन्होंने ये मजदूरों को जो है वो मार दिया। और बताया जाता है कि सेना को इस क्षेत्र में NSCN के आतंकवादियों के गुजरने की सूचना मिली थी। तो सेना को लगा था कि इस क्षेत्र में आतंकवादी गुजर रहे हैं, तो सेना ने सिविलियंस को आतंकवादी समझ के जो है वो मार दिया। तो ये न्यूज जो है वो बताई जा रही है। और जून 2021 में, अभी इसी साल की अगर हम लोग बात करें, तो गृह मंत्रालय ने पूरे नागालैंड राज्य को आस्पा यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसके तहत जो है वो अगले 6 महीने के लिए एक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था। और गृह मंत्रालय के अनुसार पूरा का पूरा नागालैंड राज्य की जो सीमा जो हम लोग को देखने को, यानी कि उसकी बॉर्डर के अंदर जितने भी एरियाज हैं, जितने भी क्षेत्र हैं, वो अशांत और खतरनाक स्थिति में है, जिससे वहां नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए इन्होंने आर्म फोर्सेस को भेजना जो है वो आवश्यक समझा। राइट, यानी कि गृह मंत्रालय ने ये सोचा कि समझा कि उनको जो है ग्राउंड रिपोर्ट मिली कि नागालैंड के अंदर बहुत एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं जो सिविलियंस के लिए ठीक नहीं है, डेंजर कंडीशन है, डिस्टर्ब कंडीशन है सिविलियंस के लिए। तो इसलिए इन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को जो है वो यहाँ पर तैनात किया आसपा को लगाकर। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इस कानून को गाइस अपन डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये टॉपिक आपके पेपर 2 और पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 यानी कि कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और पेपर 3 यानी कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है कि ये जो कानून है इसको रद्द करने को लेकर वेरियस कमिटीज ने रिकमेंडेशन दे रखे हैं। काफी सारी कमिटीज ने रिकमेंड किया है कि इस कानून को हटा दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। बावजूद इसके ये कानून एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कानून अभी न्यूज में है और इतना कंट्रोवर्शियल कानून है कि जिसको जो एक्सपर्ट कमिटीज है वो रद्द करने का रिकमेंड करती है, बट देन टू ये चल रहा है। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और AFSPA से रिलेटेड मेंस में भी सिविल सर्विसेज के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना। तो सबसे पहली चीज तो इसके नाम से अपन बात करते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या कहता है? आर्म्ड फोर्सेज। हमारी आर्म्ड फोर्सेज गाइस कौन सी है? हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। राइट, तो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं। क्या ये सिर्फ 3 ही हमारी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर आती हैं? नहीं, इंडियन कोस्ट गार्ड भी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आती है। तो याद रखना ये वाली चीज भी कि जब भी कभी आर्म्ड फोर्सेस की बात होती है तो ये सिर्फ 3 हमारी फोर्सेस की बात नहीं होती है, कोस्ट गार्ड की भी यहां पर बात होती है। बट जनरली इस कानून के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहां पर आर्मी का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। लिखा तो है आर्म्ड फोर्सेस, बट एक्चुअल में आर्मी यहां पर कंट्रोल करती है। तो ये क्या है? आर्म्ड फोर्सेस के पास ये कानून क्या दे रहा है? स्पेशल पावर्स दे रहा है। नाम से ही समझ में आ रही है कि आर्म्ड फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल पावर्स इस कानून के तहत प्रोवाइड की जा रही है। तो कैसी स्पेशल पावर है उसके बारे में मैं आपको थ्योरी में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट एक जनरल ओवरव्यू पहले आप लोग को बताता हूं इस कानून से रिलेटेड, जिससे कि अच्छे से ये कानून आप लोग के आज ही दिमाग में फीड हो जाए और आपको बार बार याद करने की भी आवश्यकता ना हो। तो देखिए गाइस, ये नाम से आप लोग को एक चीज क्लियर हो गई कि आर्मी के पास या फिर आर्म फोर्सेस के पास कुछ स्पेशल पावर्स प्रोवाइड करेगा ये कानून। तो देखो होता क्या है, जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है तो हमारी स्टेट में, जैसे कि आप जिस स्टेट पे रह रहे हो, अगर वहां पर कोई क्राइम होगा तो उस क्राइम को कंट्रोल करने का कौन काम करेगा, या फिर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का कौन काम करेगा? पुलिस काम करेगी ना। कहीं पर पुलिस वगैरह जो होती है स्टेट के अंदर,
और पुलिस जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि राज्यों के अंदर पुलिस जो है वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर काम करती है, क्राइम को रोकने पर काम करती है, वायलेंस वगैरह जहां पर भी होता है उसको कंट्रोल करने पर काम करती है। बट गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि स्थिति जो होती है वो पुलिस के हाथों से बाहर निकल जाती है, यानी कि पुलिस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाती। जैसे कि नक्सलाइट अटैक हो गया, नक्सलवादियों ने अटैक कर दिया, राइट, इंसर्जेंट आ गए वहां पर, राइट, या फिर हमें देखने को मिला कि बहुत भारी दंगे हो गए जिसको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं वो डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं, जहां पर लगातार देखने को मिलता है कि दंगे कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, नक्सलाइट एक्टिविटीज वहां पर कंटिन्यूअसली हो रही है, इंसर्जेंट वहां पर कंटिन्यूअसली एक्टिव है। तो ऐसा जो एरिया होता है वो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है, और उस एरिया पर ऑब्वियस ही बात है गाइस कि ये सब जो एरियाज है वहां पर सिविलियंस भी रहते हैं, हम लोग सिटीजन्स यहां पर रहते हैं, राइट, एरिया के अंदर, स्टेट के अंदर। तो अब सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया जाता है, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता है, वहां पर तैनात कर दिया जाता है कि आर्मी सिचुएशन को वहां पर कंट्रोल करे और सिविलियंस की रक्षा करे, क्योंकि पुलिस से जो है वो काम बन नहीं पा रहा है, पुलिस जो है वो मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो आर्मी वहां पर डिप्लॉय हो जाती है, और आर्मी के पास पावर होती है कि आर्मी इवन बिना किसी वारंट के सामने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। और भी बहुत सारी पावर्स, जैसे कि किसी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर जाकर छानबीन कर सकती है। जैसे कि आप लोग को जनरली पता होगा कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जाकर छानबीन करनी है या रेड डालनी है तो उससे पहले प्रॉपर परमिशन की आवश्यकता होती है और प्रॉपर नोटिस की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही रेड डाली जाती है। बट यहाँ पर आर्मी जो है वो बिना किसी परमिशन के डायरेक्टली किसी की भी प्रॉपर्टी पर जाकर जो है वो रेड डाल सकते हैं, वहां पर छानबीन कर सकते हैं, और कितने भी बजे, कोई टाइमिंग वगैरह का कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। तो अनलिमिटेड पावर्स एक तरह से आप कह सकते हो कि आर्मी को दी हुई है मामले को कंट्रोल करने के लिए, राइट, डिस्टर्ब्ड एरिया पर सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारी कमिटीज के द्वारा इस कानून को रद्द करने की बात की गई थी। क्यों रद्द करने की बात की गई थी, तो इसके पीछे काफी सारे केसेस सामने आए थे। किस प्रकार के केसेस सामने आए थे कि रातों रात आर्मी क्या कर रही थी, लोगों के घर पे जा रही थी, और फिर वो बहुत सारे मतलब गलत केसेस भी जो है वो सुनने को मिले आर्मी के खिलाफ, राइट, कि लोगों को परेशान किया जा रहा था, इस प्रकार की चीजें। किसी को भी, जैसे कोई एक इंडिविजुअल है, जैसे एक सिचुएशन आप इमेजिन करो कि एक बच्चा है वो अपना एग्जाम देने, या फिर बच्चा नहीं कहेंगे, अडल्ट ही कहेंगे अपन, यानी कि क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने अगर कोई जैसे जा रहा है, ठीक है, कोई एक अडल्ट पर्सन जा रहा है, उसको आर्मी ने रोक लिया और उसका एग्जाम जो है वो शुरू होने वाला है आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद। आर्मी ने उसको रोककर पूछताछ करना शुरू कर दिया और उसको दो घंटे बाद छोड़ा, तो उसका तो करियर खराब हो गया ना। ये वाली चीज भी ऐसी हो रही थी कि आर्मी किसी को भी रोक रही थी। इवन पता है आपको, आर्मी के पास ये भी पावर थी कि आर्मी किसी को शूट कर सकती है। और एक केस हम लोग को इसी प्रकार का एक बार देखने को मिला था आर्मी के खिलाफ, वो कब हुआ था मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, मतलब करीब 3-4 साल हो गए हैं उस केस को, फिर भी मैं आपको एक उसका आइडिया देता हूं कि क्या हुआ था। कि एक बच्चे थे, यानी कि 4-5 बच्चे थे, वो कार चला रहे थे और उन्होंने आर्मी को देखकर, यानी कि आर्मी ने उनको रोकने की कोशिश करी, वो घबरा गए, और आर्मी जैसे होता नहीं कि बच्चे बिना लाइसेंस के जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो पुलिस को देखकर भागने लगते हैं, तो ऐसी चीजें आप लोग देखते होंगे, राइट। वैसे तो वो गलत है, बट पेरेंट्स वगैरह उनको कंट्रोल नहीं करते और फिर बच्चे जो है वो गाड़ी वाड़ी किसी की मांग के चलाने लगते हैं, फिर ऐसी हरकतें देखने को मिलती है। तो वैसे ही हुआ था कि आर्मी ने उनको रोकने की कोशिश करी, बच्चे रुके नहीं और बच्चे आगे निकल गए। तो वहां पर जो आर्मी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने फायरिंग कर दी कार पे, और उस दौरान बच्चों की मौत हो गई। तो ये वाली पावर्स भी है। बट अब देखो, इसमें आर्मी की गलती भी नहीं कही जाएगी, क्योंकि बच्चे जब भागे थे, अब आर्मी को शक हुआ कि कहीं इसके अंदर कोई वो तो नहीं, RDX वगैरह तो नहीं है, राइट। तो वो उस तरीके का शक हो गया आर्मी को, तो आर्मी ने फिर उनको पहले तो चेतावनी दी थी कि रुक जा, रुके नहीं, तो फिर आर्मी क्या करती, तो उन्होंने शूट कर दिया। तो ऐसे ही केसेस यहाँ पर भी, जो डिस्टर्ब एरियाज हैं वहां पर भी रिकॉर्ड किए गए, पता लगाए गए कमिटीज के द्वारा। मतलब ऐसी कंप्लेन सामने आई कि मतलब लोगों को जो है वो हरास किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है आर्मी के द्वारा। तो ये सब चीजें देखने को मिली थी, तो इसलिए इस कानून को रद्द करने की बात की गई। बट ये कानून इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर जिस जगह पर पुलिस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर उस एरिया को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो एक्चुअली में ये कानून ठीक है, बट इस कानून के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इस कानून के अंदर लिमिट सेट नहीं की गई है, या फिर इस कानून के अंदर प्रॉपरली क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि आर्मी के पास किस प्रकार की पावर होगी। तो एक प्रकार से इस कानून ने आर्मी को अनलिमिटेड पावर जो है वो दे रखी है कि आर्मी अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो है वो मतलब मामले को सॉल्व करने के लिए, जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने के लिए अपने हिसाब से जो है वो काम कर सकती है। तो उस बीच जो है वो काफी जो है वो गलत चीजें भी सामने आई थी, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल के तौर पर बताया। तो ये था एक जनरल ओवरव्यू कानून से रिलेटेड। होपफुली आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियरिटी होगी कि ये कानून किस तरीके का है।
राइट। तो अब अपन इस कानून के बारे में बात करता, और तो देखिए ये AFSPA, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है उनको पावर दी जाती है कि डिस्टर्ब्ड एरिया पर मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है डिस्टर्ब्ड एरियाज पर। अब पहले जान लो कि ये डिस्टर्ब्ड एरियाज कौन से होते हैं। तो आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट के सेक्शन 3 के तहत ऐसे एरियाज जिसको नोटिफाई किया जाता है डिस्टर्ब एरिया के तौर पर, वो कुछ इस प्रकार के एरिया होते हैं जहां पर लगातार हमें विवाद देखने को मिलते हैं, डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स के बीच में, या कास्ट के बीच में, या कम्युनिटीज के बीच में, यानी कि मोटे मोटे तौर पर एक प्रकार से दंगे जिस एरियाज पर होते हैं, ऐसे एरिया जो है वो हम लोग को डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट टू बी नोटेड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो कौन डिक्लेयर करते हैं, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर कर सकती है, किसी भी राज्य के अंदर कोई भी एरिया हो, या फिर इवन पूरे के पूरे राज्य को भी डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर उस राज्य के गवर्नर के द्वारा, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। पूरे के पूरे एरिया को स्टेट के डिक्लेयर किया जा सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर, पूरी की पूरी स्टेट को डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर स्टेट के कुछ पार्ट्स को डिस्टर्ब्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया जा सकता है, राइट। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उस राज्य के या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर या फिर राज्य के गवर्नर उस एरिया को, यानी कि जिस भी एरिया के अंदर इस प्रकार के इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, दंगे वगैरह देखने को मिल रहे हैं, जिस दंगों को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो ऐसे एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जाता है। क्लियर है यहां तक बातें? आगे की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस के पास किस प्रकार की पावर्स दी जाती है। तो देखो आर्म्ड फोर्सेस क्या करती है, जैसे आचार संहिता के समय पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि एक जगह पर ज्यादा लोग जो है वो गैदर नहीं हो सकते, तो यहां पर बताया जाता है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जो है वो गैदर नहीं हो सकते हैं, मतलब जिस भी एरिया पर जो डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया जाता है, तो आर्मी इस प्रकार के रूल्स जो है वो निकाल सकती है, ला सकती है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग वहां पर खड़े नहीं होंगे एक भी जगह पर, और अगर होंगे तो आर्मी फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आर्मी जो है वो ओपन फायर कर सकती है वार्निंग देने के बाद, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले वो केस नहीं बताया था कि बच्चों के ऊपर ओपन फायरिंग कर दी गई थी, बच्चे कार से आ रहे थे तो, राइट। इसके अलावा आर्मी किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के, अगर आर्मी को लगता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो संदिग्ध है, राइट, यानी कि वो क्राइम कर चुका है या करने की कुछ प्लानिंग कर रहा है, अगर ऐसा कुछ शक होता है आर्मी को किसी व्यक्ति के अगेंस्ट, मतलब इस प्रकार की कार्रवाई आर्मी कर सकती है। इसके अलावा प्रेमाइसेस जो होते हैं बिना किसी वारंट के उसको सर्च कर सकती है, प्रेमाइसेस वगैरह को। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपने साथ फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स वगैरह नहीं रखेंगे तो उस चीज पर बैन लगा सकती है, यानी कि एक इस प्रकार के रूल्स ला सकती है। किसी भी व्यक्ति को जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है या फिर कस्टडी में लिया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है उसको, उस व्यक्ति के साथ, यानी कि घंटों तक उसको बैठाया जा सकता है, और फिर बाद में जाकर अगर आर्मी को लगता है कि हाँ यार ये संदिग्ध है, ये वाकई में इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो आर्मी क्या कर सकती है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाकर उस व्यक्ति को जो है वो सौंप देगी और पूरा प्रॉपर जो है वो नोटिस प्रोवाइड कराएगी, यानी कि पूरी चीज जो है वो लिखित में लिखवाएगी कि ये व्यक्ति जो है उसको क्यों पकड़ा था आर्मी ने, और फिर क्यों इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्यों इसको अरेस्ट कर दिया जाना चाहिए, तो उसके बारे में पूरी प्रॉपर रिटन नोटिस जो है ये प्रोवाइड कराएगी पुलिस थाने में। तो ऐसी पावर जो है वो इसमें आर्मी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और गाइस इसके अलावा क्या इस कानून की कभी समीक्षा की गई थी पहले? तो हाँ की गई थी। नवंबर 19 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 5 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करी थी जिसको हेड किया था जस्टिस BP जीवन रेड्डी जी के द्वारा, और इन्होंने रिव्यू किया था इस कानून को, और फिर बाद में आकर 2005 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और रिपोर्ट में सबसे पहली चीज कमेटी ने यह बोल दी कि इस पर्टिकुलर कानून को रद्द कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर, इस कानून के अंदर एक नया प्रोविजन जो है वो इंसर्ट करना चाहिए, और जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई करना चाहिए कि आर्म्ड फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की पावर्स क्या होंगी, यानी कि डिटेल में बताना चाहिए। अभी जो पावर्स है उसके बारे में डिटेल में कुछ चीज स्पेसिफाई नहीं की गई है, मतलब एक प्रकार से अनलिमिटेड पावर जो है वो आर्म फोर्सेस के हाथ में। तो ये कहा गया कि पूरी प्रॉपर जो है वो किस प्रकार से उनको ऑपरेशन करना है और किस प्रकार से जो है वो कंडक्ट करेंगे, तो उनका एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो होना चाहिए आर्मी का, राइट। तो ये चीज जो है वो इन्होंने अपने रिकमेंडेशन के तौर पर मेंशन करी। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आर्म्ड फोर्सेस डिप्लॉयड हैं तो वहां पर एक ग्रेवियंस सेल होना चाहिए, ग्रेवियंस सेल यानी कि जहां पर शिकायत कर सकें लोग, राइट। तो ऐसा ग्रेवियंस सेल जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेटअप होना चाहिए जहां पर आर्म फोर्सेस डिप्लॉयड, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आर्मी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत जो है वो सुनी जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए,
राइट। इसके अलावा सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की 5वीं रिपोर्ट ने भी यही चीज कही थी कि एएफएसपीए को रद्द कर दिया जाए, हटा दिया जाए, बट बावजूद इसके कि एएफएसपीए आज भी एग्जिस्ट करती है, राइट।